बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, ये इरादे हैं फौलादे हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफी फायदेमंद साबित होगा, और साथ ही उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे ताकि आप लोग के एग्जाम में आसानी से समझ में आ सके और आसानी से हल कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही अर्थात अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर की बात कर रहे हैं जो थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जिसपे हमने कल चर्चा किया था आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से। भारत के जीडीपी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखते हैं कि सॉरी जीडीपी को लेकर क्या रहा है खास, उसको लेकर विचार करना है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण अर्थात तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है और सरकारी खर्च से प्रेरित है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये खर्च जो है सो विनिर्माण और अर्थात तो मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी खर्च से प्रेरित रही है। ये थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। ये भी बिल्कुल सही बात है, कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज की है। वो कितना परसेंट इस बार रहा है, तो इस बार रहा है 5.6% दर्ज किया गया है। और वहीं जो है सो अगर रियल जीडीपी की बात किया जाए तो वो 6.2 रहा है, जबकि नॉमिनल पे 9.9 रहा है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, निजी खपत यानी प्राइवेट कंजप्शन ने आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। ऐसा नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, ये बिल्कुल निभाई है। नहीं तो प्राइवेट कंजप्शन अगर नहीं निभाएगा तो भारत में जीडीपी चल पाएगा, भारत का अर्थव्यवस्था ही रुक जाएगा। प्राइवेट कंजप्शन अगर रुक जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। हमने आपको कल जीडीपी के समय बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। जो लोग अगर आज के वीडियो ने कल नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। ये जो अभी जो जीडीपी के आधार है वो रियल जीडीपी की बेसिस पे आया है, और रियल जीडीपी पे जो है सो इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है, जबकि नॉमिनल पे जो है सो इन्फ्लेशन को इंक्लूडिंग में ही रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा है। भारत यूरोपीय संघ देख लेते हैं। भारत और यूरोपीय संघ को लेकर क्या बोला जा रहा है। अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ को लेकर अभी मीटिंग चल रहा था भारत में है, और प्रेसिडेंट वॉन लियन के साथ समझौता किया गया था। ईयू के प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो वॉन लियन है, जिन्होंने अभी अध्यक्षता किया था भारत में ही आकर के। और जो है सो ईयू में देखा जाए तो कुल 27 मेंबर हैं, लेकिन उनमें से 22 मेंबर जो है सो इस बार पार्टिसिपेट किए, और ये सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन माना जाता है, क्योंकि 22 मेंबर एक साथ ईयू के कहीं भी जो है सो नहीं जाते, लेकिन भारत में आकर के उन्होंने समझौता के लेके बात कही, और 2025 तक बोला गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को चालू कर दिया जाएगा भारत और यूरोपीय संघ को लेकर। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या रहा है। तो मुक्त व्यापार देखिए, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में निम्नलिखित कथन में से बताएं। अच्छा, बाधाएं क्या है। देखिए बोला जा रहा है कि किस कारण कौन सा बाधा जो है आकर के अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोक रही है। तो देखते हैं कौन सा बाधा है। भारत द्वारा यूरोपीय ऑटोमोबाइल और शराब पर लगाए गए उच्च टैरिफ। ये बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार जो भी यूरोप के ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, या फिर वहाँ के जो वाइन सेक्टर है, विस्की फलान ढकान जो भी है, तो उस पर जो है सो भर भर के भारत सरकार जो है सो टैरिफ लगाती है। वो इसलिए लगाती है क्योंकि वो लोग डेवलप कंट्री जो है सो वो जो सो खासकर जो है सो वाइन और क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में वो एक्सपोर्ट बहुत बृहद रूप से कर देंगे, क्योंकि वो लोग का जो है सो काफ़ी इसमें महारत हासिल कर चुके हैं इस दोनों के सेक्टर को लेकर। इसलिए भारत सरकार इस पर टैरिफ लगा देता है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को दिक्कत ना पहुँचे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारत के डिजिटल डेटा नियमों पर ईयू की चिंता। अच्छा, आईटी पेशेवरों के लिए वीजा में छूट की भारत की मांग
ये बिल्कुल सही बात। देखिए आईटी पेशेवर के लिए वीजा में छूट की मांग भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो है सो आईटी सॉरी आईटी सेक्टर के जो भी लोग हैं इंडिया के, वो यूरोप में जा सके और वहाँ पे जो है सो कार्य कर सके। इससे जो है सो भारत का रेमिटेंसेस बढ़ता है। आप सोच रहे हो रेमिटेंसेस कैसे बढ़ता है? भाई भारत से जो भी लोग विदेश में जाएंगे वो कमाएंगे तो भारत में ही पैसा भेजेंगे, तो रेमिटेंस जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। इस तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि भारत द्वारा यूरोपीय ऑटोमोबाइल और शराब पर लगाए गए उच्च टैरिफ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च टैरिफ भारत सरकार जान के लगाती है और इस पे जो भारत सरकार छूट देना नहीं चाहती है, लेकिन यूरोपीय संघ का कहना है कि इस दोनों पे छूट दे, लेकिन भारत सरकार नहीं देना चाहती। और भारत सरकार क्या एक्सपोर्ट करती है? तो भारत सरकार नॉर्मली कपड़ा एक्सपोर्ट करती है, चमड़े के सामान एक्सपोर्ट करती है, हाँ स्टील वगैरह भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर देती है, लेकिन मुख्यतः भारत सरकार कपड़ा चमड़े के सामान कुछ इस टाइप से एक्सपोर्ट करते रहती है। तो भारत जो है सो अभी काफ़ी पीछे रह जाता है यूरोपीय ट्रेड को। अगर पूरा का पूरा फ्री ट्रेड कर दिया जाए तो भारत काफ़ी पीछे हो जाएगा। पीछे करने का मतलब ट्रेड घाटे में चला जाएगा। इसको लेकर भारत सरकार चाहती है कि संतुलन बनाए रखे। संतुलन बनाने के लिए जो वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होने वाली चीज़ें उस पर टैरिफ लगाना चाहती है, अर्थात उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं रखना चाहती है। आप सोच रहे हैं क्या सभी प्रोडक्ट पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा? नहीं, सभी ट्रेड को लेकर नहीं बोला गया। कुछ चीज़ ऐसा है जिसको लेकर भारत सरकार चाहती है कि फ्री ट्रेड ना ही हो तो बेहतर, इसी को लेकर अभी अटक जाता है। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर और वाइन पे भारत सरकार फ्री ट्रेड को लेकर बात नहीं कह रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट में है भारत के डिजिटल डेटा नियमों पर ईयू की चिंता। ये बिल्कुल सही बात है कि डिजिटल डेटा नियम को लेकर ईयू की चिंता भी बोला गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1 2 3। नेक्स्ट, भारत के आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए देखते हैं क्या। हमने आपको कल या परसों क्लास में आदित्य L1 को लेके अच्छी तरीके से डिटेल दिया था। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या रहा है कि आदित्य L1 को लेके इसे सौर गतिविधि का अवलोकन करने के लिए लैग्रेंज बिंदु L2 पर स्थापित किया गया। एकदम ना, ये L1 पर स्थापित किया गया है, L2 पे नहीं स्थापित किया गया। हम इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना और सौर चुंबकीय तूफानों का अध्ययन करना। ये बिल्कुल सही बात है। इसका लक्ष्य है कि सूर्य के कोरोना समझते हैं ना, जो सूर्य के बाहरी जो भाग होता है, अर्थात जो सबसे बाहरी भाग को परत को कोरोना बोलते हैं, और चुंबकीय तूफानों का अध्ययन की बात करते हैं। बिल्कुल सही है। चुंबकीय तूफान वही मास एजेक्शन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल जो है सो हो जाएगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इस मिशन का प्रमुख पेलोड है। बिल्कुल सही बात है। देखिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है सो इसी के द्वारा सौर चुंबक, देखिए इस सूर्य के कोरोना और चुंबकीय तूफानों का कैप्चर करता है। कौन सा इमेजिंग कैप्चर करता है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के द्वारा ही कैप्चर किया जाता है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप है, यही कैप्चर कर पाता है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या रहा। केवल 1 2 और 3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। हमने अभी आपको बताया कि ये L1 पे है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग चर्चा में रही। मुख्य मुद्दा क्या था? हमने आपको बताया था कि श्रीशैलम कैनाल जो बन रहा था जलाशय को लेके बन रहा था, जो ढह गया अर्थात जो गिर गया था, इसको लेके भी चर्चा में आ गया था। यह सिंचाई परियोजना के लेके बनाया गया था। तो देखते हैं क्या रहा है। मुख्य मुद्दा क्या था देख लेते हैं। संरचनात्मक गिरावट जिससे मजदूर फंस गए, ये बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा तेल रिसाव, एकदम नहीं, तेल रिसाव से कोई चर्चा नहीं है। प्राचीन बौद्ध अवशेष की खोज, एकदम नहीं। एक नई सिंचाई परियोजना का शुभारंभ, सिंचाई परियोजना का शुभारंभ तो नहीं था, ये जलाशय से बोल सकते हैं कि जलाशय पीने के लिए था और खेती के लिए हो सकता था, लेकिन पहले बने तो सही। तो ये अभी मुख्य मुद्दा इसके लिए क्या है कि संरचनात्मक गिरावट जिससे मजदूर फंस गए थे, इसको लेकर अभी ये सुर्खियों में आया। क्योंकि हो क्या गया था कि वो जो बन रहा था वो ऊपर से गिर गया, अर्थात तो उसमें मजदूर अभी काफ़ी फंसे हुए, अभी तक पूरा निकले भी नहीं हैं। तो इसको लेकर भी सुर्खियों में आ गया था। लेकिन ये सही बात है कि इसका उपयोग सिंचाई और जलाशय के लिए ही किया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बना रहा है। इनमें एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए, विश्वविद्यालय आयोग जो है ना, यूजीसी जो है सो नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बना रही है ताकि सबको समान अधिकार मिले, कोई भेदभाव ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत बनाने जा रही है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शन में। गैर अनुपालन करने वाले विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने की प्रत्यक्ष शक्ति की बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका यूजीसी का ये भी लक्ष्य है कि गैर अनुपालन अर्थात जो अनुपालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालय हैं उनकी मान्यता को रद्द करने की प्रत्यक्ष शक्ति अब मिल जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों में जाति आधारित कोटा लागू करना, ऐसा नहीं है। इसको लेकर समानता के लिए इस बार बोला जा रहा है कि जाति उति को ध्यान में नहीं रखा जाए। एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करना, छात्र विरोध प्रदर्शन वित्तीय मान्यता। इसका सही आंसर ऑप्शन है गैर अनुपालन करने वाले विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने की प्रत्यक्ष शक्ति। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वर्ग में पहुंचने के लिए अपने निवेश से जीडीपी अनुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2047 तक उच्च आय अर्थात क्या बोल सकते हैं आप, डेवलप कंट्री पहुंचने के लिए डेवलप पहुंचने के लिए निवेश से जीडीपी अनुपालन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों में शुमार हो। तो देखते हैं 35%, 38%, 40%, 45%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40% बढ़ाने की बात वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जा रही है ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके। आप सोच रहे हैं 2047 से कहाँ रखा गया है, थोड़ा सा सोचिएगा पता चल जाएगा, क्योंकि ये आज़ादी का वर्ष है, 100 ईयर, क्योंकि हम लोग 1947 में ही आज़ादी प्राप्त किए थे, इसलिए भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक। नेक्स्ट, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नाम से ही लग रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, कि इसका लक्ष्य ही है कार्बन को कम करना और ग्रीन हाइड्रोजन को उत्सर्जित कराना, ग्रीन ऊर्जा को उत्सर्जित करना, अर्थात जैसे कि कार्बन प्रोड्यूस कम हो। तो देखते हैं क्या रहा ऑप्शन में। प्राकृतिक गैस की आयात को हाइड्रोजन से बदलना, ऐसा थोड़ी है कि गैस को जो हाइड्रोजन से बदल दीजिएगा। भारत को हाइड्रोजन ईंधन निर्यात में वैश्विक नेता बनाना, 2035 तक हाइड्रोजन चलित विमान विकसित करना, कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्रों का विकल्प तैयार करना। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत को हाइड्रोजन ईंधन निर्यात में वैश्विक नेता बनाना। वैश्विक नेता मतलब ग्लोबल लीडर की बात कर रहा है, नेता मतलब राजनीति वाला नेता मत समझ लीजिएगा, एक ग्लोबल लीडर की बात कर रहा है। भारत को हाइड्रोजन ईंधन निर्यात में वैश्विक नेता अर्थात ग्लोबल लीडर के रूप में पहचाना जाए, इसको लेके ये भी सुर्खियों में आ गया था। और इसकी शुरुआत बोला जाए तो 4 जनवरी 2022 को हुआ था। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2022 को की गई थी। वही अगर बात किया जाए, इसका लक्ष्य है साल 2030 तक 50 लाख टन कार्बन को कम करना है। साल 2030 तक 50 लाख टन कार्बन को कम करना है। कार्बन को कम करना है जो भी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत को हाइड्रोजन ईंधन निर्यात में वैश्विक नेता बनाना। और ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2022 को हुई थी और 2030 तक 50 लाख टन कार्बन को कम करना इस मिशन का लक्ष्य है। किस मिशन का? तो हाइड्रोजन मिशन का। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन, अच्छा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। SLBC सुरंग आपदा बचाव अभियान में शामिल था। अच्छा देख लेते हैं बीआरओ का मुख्य कार्य क्या। ये बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया कि तेलंगाना में जो अभी सुरंग जो बन रहा था पानी जलाशय को लेके, वो गिर गया था और उसमें काफ़ी मजदूर फंस गए थे। उसको लेके थल सेना हो और नेवी सेना और साथ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO सेना जो है सो कार्य
कर रहा था, राहत बचाव कार्य को लेके कार्य कर रहा था। इसको लेके जो है सो सुर्खियों में है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात BRO सुर्खियों में है। तो देखते हैं तो BRO का मुख्य कार्य क्या है। तो नाम से ही पता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बॉर्डर पे जो सो रोड बनाती है यानी सीमा पे रोड बनाती है। तो भारत की सीमाओं पर रणनीतिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव, ये बिल्कुल सही बात है। मेट्रो शहरों में शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास एकदम नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का प्रबंधन एकदम नहीं। दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की देखरेख एकदम नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत की सीमाओं और रणनीतिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव। नेक्स्ट यूक्रेन, चलते हैं यूक्रेन। यूक्रेन में अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए। यूक्रेन में जो अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किया गया है अर्थात उसको लेके कुछ बोला गया। क्या बोला गया देखते हैं। शांति वार्ता के संबंध में विचार करें। अच्छा, यूक्रेन अमेरिका की मध्यस्थता किया गया शांति विचार को लेके। कौन सा विचार किया गया, चलिए देख लेते हैं। यूक्रेन से अपनी सैन्य निर्भरता नाटो पर कम करने को कहा गया है। देखिए इसका कहना है कि यूक्रेन से अपनी सैन्य निर्भरता नाटो पर कम करने को कहा गया। अच्छा देख लेते हैं क्या और है। अमेरिका ने यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक विशेष पहुंच की मांग की है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। तो सही कथन कौन सा है, देख लेते हैं आखिर सही कथन कौन सा रहा। हम देखिए यूक्रेन से अपनी सैन्य निर्भरता नाटो पर कम करने को कहा गया है, ये बिल्कुल सही बात है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक विशेष पहुंच की मांग की है, ये भी बहुत सही बात है। हमने आपको कल में ही कई क्लास में बताया था कि यूक्रेन में बहुत सारे दुर्लभ पदार्थ पाए जा रहे हैं। दुर्लभ अर्थात लिथियम हो या फिर टाइटेनियम, कुछ इस तरह से दुर्लभ चीज मिनरल पाए जाते हैं। और बैटरी के लिए लिथियम काफ़ी अभी फायदेमंद हो रहा है, अर्थात बैटरी जो बन रहा है वो लिथियम आयन से ही बन रहा है। तो इसको लेके जो है सो सरकार, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहती है कि यहाँ का संसाधन का 50% उपयोग पहले अमेरिका करे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा फंड यूक्रेन को दे चुका है। इसको लेके अमेरिका जो है सो अमेरिका के द्वारा बोला जा रहा है कि जो भी यूक्रेन का संसाधन उस पर अब अमेरिका का अधिकार रहेगा, ताकि अमेरिका का कुछ तो भरपाई हो यूक्रेन में जितना खर्च किया। इसको लेके बोला गया है। तीसरा स्टेट में रूस ने पूर्वी यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। रूस और कोई हालत में अपनी सेना वापस नहीं लेगा और कोई उस जो भी क्षेत्र कब्जा कर लिया उस क्षेत्र तो छोड़ेगा ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। रूस कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और तो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत ने सॉरी थोड़ा तबीयत खराब हो रहा, कोई नहीं। भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया। अच्छा, फ्लोटिंग पावर प्लांट समझते हैं हम, तैरने वाला पावर प्लांट जो पानी पे तैरता है, उसको फ्लोटिंग पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात किया जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है सो राजस्थान में बनाया गया था, लेकिन वही सोलर फ्लोटिंग की बात किया जाए तो ये सोलर फ्लोटिंग की बात की जाए तो यह अभी मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के खरेवा जिला में बनाया जा रहा है। यह नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। सॉरी, नर्मदा नदी पे यह भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मुख्य लाभ क्या है, देख लेते हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट से मुख्य फायदा क्या है, और ये ध्यान में रखिएगा ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
यह जलाशय उसे पानी के वाष्पीकरण को कम करता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए गर्मी के दिन में कोई भी जलाशय हो, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, वहाँ से वाष्पीकृत होते रहता है। नदी तालाब छोड़िए, समुद्र से भी पानी वाष्पीकृत होते रहता है गर्मी के समय में, और वो जो है सो वाष्प बन के ऊपर बादल के रूप में चला जाता है। तो इसे तो कम होगा ही कम होगा, क्योंकि सारा का सारा धूप तो सोलर पावर पे चला जाएगा, नीचे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। और साथ में इससे फायदा क्या हो पाएगा कि जो हम लोग का जमीन है वो जमीन का उपयोग बच जाएगा, क्योंकि वो तो पानी से में काम हो जाएगा, तो जमीन का उपयोग हो जाएगा, कृषि का कृषि होते रहेगा, और बिजली का बिजली होते रहेगा, और कार्बन भी कम होते रहेगा। तो ये बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे पारंपरिक सौर फार्मों की तुलना में अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। एकदम नहीं, भूमि की तो आवश्यकता होता ही नहीं इसमें। जल पर प्रतिबिंबों के कारण इसकी दक्षता कम होती है। एकदम नहीं, इसे किसी भी रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। रख रखाव की आवश्यकता तो होगा ही होगा, चाहे वो जल पे बनाए चाहे वो स्थल पे बनाए, तो बिल्कुल रख रखाव होगा। तो इसका सही ऑप्शन है, यह जलाशय से पानी के वाष्पीकरण को कम करता है। ये बिल्कुल सही बात है। और साथ ही इससे एक और फायदा है कि जमीन से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर या कोई भी अन्य कार्य किया जा सकता है पानी का उपयोग करके, अगर पानी में सोलर प्लांट लगा दिया जाता है तो। नेक्स्ट, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। ये बिल्कुल सही बात है। गगनयान जो मिशन है ये भारत का पहला अंतरिक्ष मानवयान होगा। और इसकी लॉन्चिंग की संभावना की अगर बात किया जाए तो 2026 बताया जा रहा है कि ये लॉन्च हो सकता है। इस मिशन के लिए भारत को किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में सहायता दी है? हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन बना चुके होंगे, क्योंकि नॉर्मली सहायता तो हम लोगों को कौन देता है? रूस देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रूस जो है सो हम लोग का साथ नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम लोग का ये अच्छा द्विपक्षीय जो है सो हम लोग का चलता है साथ है रूस के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। देखिए गगनयान मिशन की बात कर रहा है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो रूस के द्वारा दिया गया। और रूस से प्रशिक्षण लेके लोग आ भी गए हैं, जो एयरफोर्स के हम लोग का पायलट थे, उनको दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में उच्च राजस्व उत्पन्न करने के लिए नई कर नीतियाँ लागू की हैं। ये किस क्षेत्र पर केंद्रित है? देख लेते हैं किस क्षेत्र पर केंद्रित है। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में उच्च राजस्व उत्पन्न करने के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करने, अर्थात सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हो, अर्थात यानी फाइनेंशियल की बात कर रहा है, वो उत्पन्न हो और वो उत्पन्न हो, तो कर नीतियाँ लागू की है। क्या क्या कर नीतियाँ लागू की देख लेते हैं। ये किस क्षेत्र पर केंद्रित है देख लेते हैं। डिजिटल सेवा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल बात सही है। ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र, कृषि उत्पादन, लघु उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डिजिटल सेवा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेके बोला जा रहा है कि उच्च राजस्व उत्पन्न करने के लिए नई कर नीति लागू किया जा रहा है डिजिटल सेवा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। पहले डिजिटल सेवा इतना ज़्यादा था नहीं कि उतना ज़्यादा कर लागू करते हैं, सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देते, तो अब जो सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डिजिटल सेवा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझते हैं ना, जो ऑनलाइन जो हम लोग कुछ खरीद लेते हैं, जो घर पे डिलीवरी कर देता है, वो सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ही आता है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक गारंटीकृत पेंशन योजना शुरू किया है। अच्छा, यह किन श्रमिकों के लिए है? देखिए कर्नाटक सरकार के द्वारा बोला गया कि एक गारंटीकृत पेंशन योजना शुरू की गई है। वो किसके लिए शुरू की गई है? तो चलिए देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा नहीं है। गिग इकोनॉमी श्रमिक, लघु उद्योग कर्मचारी, सेवानिवृत्त, रक्षा कर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिग इकोनॉमी श्रमिक, ऑप्शन बी इसका सही है। गिग इकोनॉमिक सर्विस के विषय में हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रखा है, लेकिन जो लोग नहीं पहले क्लास देखे हैं उनको थोड़ा सा बता दें। वही गिग इकोनॉमी कर्मी है जो लोग बोल सकते हैं कि पैसा लेके काम करता है। हम खैर पैसा लेके तो सभी लोग काम करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो कुछ दिनों के लिए आता है, उसका कोई मतलब वैल्यूएबल नहीं है, उसका कोई पीएफ ईएफ नहीं करता है, तो वो जो है सो मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर बोल सकते हैं। वो थोड़ा देर के लिए काम किया, पेमेंट लिया, चला गया, फिर उसका नया काम आया तो काम किया, चला गया, उसको गिग वर्कर बोलते हैं। आप उदाहरण समझ
तौर पे ओला का ड्राइवर, ओला उबर का ड्राइवर समझ सकते हैं, जोमेटो स्विगी वाला समझ सकते हैं, कुछ इस टाइप से जैसे कि एक वर्कर में आता है। तो उन लोगों को ध्यान रखते हुए कर्नाटक सरकार जो है सो पेंशन की बात की है कि गारंटी पेंशन जो है सो हम देंगे, ऐसा कर्नाटक सरकार के बोला जा रहा है। ऐसा अभी तक कर्नाटक से पहले अभी तक कोई नहीं लाया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक जल संकट रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया का कितनी आबादी अत्यधिक जल संकट का सामना कर सकती है। देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वैश्विक जल संकट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया की कितनी आबादी अधिकतम जल संकट का सामना कर सकती है, कितना लोग अधिकतम 2050 तक जल संकट का सामना कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना परसेंट के विषय में बोला जा रहा है। 25, 40, 60, 75%। इसका सेंस 40% जो लोग हैं वो 2050 तक अत्यधिक जल संकट का सामना कर सकते हैं, इसलिए जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप तो सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पे 70 से 75% जल ही जल है। जी बिल्कुल, जल तो है लेकिन वो पीने योग्य जल नहीं है, और ये पीने योग्य जल की बात कर रहा है, और पीने योग्य जल आपको पता है कि बहुत कम परसेंट में है। चलिए यूरोप चलते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर टैक्स, अच्छा, की सही परिभाषा क्या है, देख लेते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेके क्या बोला जा रहा है। अन्य देशों से आयातित उच्च कार्बन उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर, ये बिल्कुल सही बात है। कार्बन उत्सर्जन सीमा पार करने वाली कंपनियों पर वित्तीय दंड, देखिए ऐसा चर्चा किया गया था लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने में नहीं आया है। EU नागरिकों पर उनके कार्बन फुटप्रिंटों के लिए लगाया गया कर, एकदम नहीं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। हरित प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए अनुदान कार्यक्रम, एकदम नहीं, ऐसा भी अभी तक, हाँ यूरोपियन के द्वारा बोला गया था कि हरित प्रौद्योगिकी जो भी ग्रीनफील्ड कार्यक्रम, लेकिन उस पर अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया। लेकिन अगर कोई करे तो बढ़िया बात है, लेकिन अनुदान की बात अभी तक नहीं किए गए। अनुदान समझते हैं ना, सब्सिडी नहीं दिया गया। हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अन्य देशों से आयातित, अन्य देशों से आयातित समझते हैं ना, जो इंपोर्ट करता है किसी देश से, उच्च कार्बन उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर, अर्थात जो उच्च कार्बन का प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लगाएगा। कौन सा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा बोला गया है, यूरोपीय संघ के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कार्बन बॉर्डर टैक्स लाइन में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद होगा एग्जाम को लेके। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।